हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। मस्त होंगे आप भी, आप स्वस्थ होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि। यहाँ पर आपको पढ़ाया जा चुका है कोर्स का और बहुत सारे साइंस के पार्ट खत्म हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो अपलोड हुए उसे आप देख लीजिए। ठीक, हाइट खत्म हो गया, रुधिर परिसंचरण खत्म हो गया और बहुत सारे टॉपिक है, सेल खत्म हो गया, ये खत्म। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र मतलब आप सांस लेते हैं किसके माध्यम से, कैसे लेते हैं, ये सब आपको आज पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम शुरू करेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब कि श्वसन तंत्र का मतलब होता है कि जिस भी हम तंत्रों द्वारा, जिस भी माध्यम से हम श्वास लेते हैं वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जहां पर ऑक्सीजन का टूटना, विखंडन होना, मतलब जहां पर ऑक्सीजन युक्त हो वहां पर क्या हो, ऑक्सीजन मौजूद हो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है, मतलब दूसरा पॉइंट है ऊर्जा एवं श्वसन। ऊर्जा एवं श्वसन, ऊर्जा एवं उष्मा होगा यार इस पे, ऊर्जा एवं उष्मा, ऊर्जा एवं उष्मा। ठीक, अब ऊर्जा का मतलब जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा होगा। अब सांस ही लेंगे तो हमारे शरीर में उष्मा होती है। अब आप ही सोचिए, कभी जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, रुधिर परिसंचरण होता रहेगा, ब्लड यहाँ से वहां सभी जगह आता रहेगा, जाता रहेगा, तो आपकी बॉडी हीट होगी। अभी इसका माध्यम है कि मतलब इसका मतलब है कि अगर आप सांस लेंगे तो आप मतलब कि आपकी बॉडी ऊर्जा देगी आपको, और उसके बाद आपको क्या होगा, उष्मा महसूस होगी। ऊर्जा और उष्मा दोनों महसूस होगी। अब उष्मा का कैसे हम समझ सकते हैं महसूस, अब आप ही सोचिए, जब तक आदमी जिंदा रहता है उसकी बॉडी हीट रहती है। अब जब भी वो मर जाता है उसकी बॉडी गर्म नहीं रहती। ठीक, अभी आप देख रहे होंगे आपको बुखार आ जाएगा, ठंडी पकड़ लेगी, ये मतलब होता रहेगा। लेकिन जो आदमी मृत्यु हो गई जिसकी, या फिर जो श्वास नहीं ले पा रहा है, जो श्वास नहीं ले रहा है, उसकी बॉडी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, उसमें उष्मा है या नहीं है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है अपचयी, कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है तोड़ना, विखंडन करना। अब एक होता है अपचयी, एक होता है उपचयी। अपचयी का मतलब टूटना, उपचयी का मतलब इकट्ठा होना। फिर इसके बाद हम आएंगे श्वसन अंग। अब आपको पता होगा श्वसन अंग कहते किसे हैं। अभी तो कुछ बेवकूफ होंगे, बेवकूफ तो कोई नहीं फिलहाल, लेकिन कुछ अपने आप को और स्मार्ट समझ रहे होंगे, कहेंगे श्वसन अंग पढ़ा हुआ था। श्वसन अंग पढ़ाने का मतलब है, कहेंगे नाक से सांस ले तो नाक श्वसन अंग हो गया। ऐसा नहीं है मित्र। आप अगर नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका श्वसन अंग है, ये केवल माध्यम है सांस लेने का। समझिए आप, अगर आप सोच रहे हैं कि नाक हमारा श्वसन अंग है, श्वसन अंग है मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन मेन वाला जो है वो नहीं है, मतलब कि ये एक माध्यम है। अभी आप नाक बंद कर लेंगे, मुंह से श्वास ले लेंगे, मुंह से श्वास लेंगे मतलब आप हुआ ना श्वसन अंग, ये नहीं है। उसके बाद आप सोच रहे हैं मुंह बंद कर लीजिए, नाक से सांस ले लीजिए, ये श्वसन अंग के अंतर्गत आता है। ठीक, मतलब अब इसके बाद हम आएंगे, सॉरी, श्वसन अंग के अंतर्गत श्वसन का माध्यम है। श्वसन अंग मेन आ जाता है स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे, जो पृथ्वी पर निवास करते हैं, ऊपर से जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। तो मनुष्य अपने बच्चों को दूध पिला सकता है, गाय, बकरी, भेड़, मतलब जितने भी हैं, गाय, भैंस वगैरह। ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्तनधारी के अंतर्गत। स्तनधारी का मतलब वो होता है जो अपने बच्चों को पैदा करके दूध पिला सके। अब आप समझ रहे होंगे, मतलब कि गाय हो गई, भैंस हो गई, मनुष्य हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्तनधारी। अब जो स्तनधारी होते हैं, जितने भी स्तनधारी व्यक्ति हैं, वो सभी जो श्वसन करते हैं, अभी सांस लेते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, फेफड़ा। फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक, अब आपको सांस लेना है, किसका यूज हुआ, मतलब कि फेफड़े का। सांस बाहर निकालना है, किसका यूज हुआ, फेफड़े का। यहां पर आप समझिए, मेन जो फंक्शन होता है हमारे शरीर में सांस लेने का, वो होता है फेफड़ा। मेन जो फंक्शन होता है फेफड़ा होता है। अब उसके बाद हम आएंगे कीट में। कीट पक्षियां होती है, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, किरवा उरवा जब होती है, पूरा तरह से सुग्गा उग्गा, वो सब होते हैं क्या है, वो सांस जो लेते हैं श्वास नली के माध्यम से लेते हैं। मतलब उनको सांस लेना है, मतलब वो नाक का यूज नहीं करेंगे, वो यहीं से नली के माध्यम से श्वास ले लेंगे। ठीक, नली के माध्यम से श्वास ले लेंगे। उसके बाद है जलीय जीव। जलीय जीव मतलब जो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियां हो गई, मेढक हो गए आदि, जो भी मतलब कि जली में रहते हैं, मतलब कि जल में रहते हैं, जो जल में निवास करते हैं, उनका रहना खाना पीना सब वही में जल में ही है। तो जो जल में होते हैं क्लोम द्वारा सांस लेते हैं, गिल्स जिसे बोलते हैं। क्या, गिल्स। यहाँ पर देखिए हम लिखे भी हैं, जलीय जीव जो होते हैं सांस किसके माध्यम से लेते हैं, गिल, मतलब क्लोम। क्लोम का मतलब यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे तो हम आपको समझा दे रहे हैं। जो क्लोम का मतलब होता है वो फेफड़ा होता है। आप जैसे देखेंगे मछलियों के बगल में क्लोम निकला रहता है, गलफड़ा जिसे बोलते हैं, गलफड़ा। क्लोम मतलब गलफड़ा।
अब क्लोम होता है ऐसा सांस, इसी माध्यम से क्लोम जो होता है उसी के माध्यम से सांस लेते हैं, ठीक, जो जलीय जीव होते हैं, फिर जो जल में रहते हैं। उसके बाद है मेढक। अब यहाँ पर आपको दिखा होगा भूमि पर भूमिगत, ये त्वचा से भी सांस लेते हैं, ये फेफड़ों से भी सांस लेते हैं, ये क्लोम यानी कि गिल से भी सांस लेते हैं, यानी गलफड़ों से भी सांस लेते हैं। अब आप समझिए, जब ये जवान रहेंगे, जवान मतलब जब बड़े होंगे, जब बड़े रहेंगे तो ये त्वचा के द्वारा भी सांस ले सकते हैं और इसके माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से। अब आप समझिए, देखिए बरसात में मेढक पानी में बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन अब आजकल का जो मौसम है ठंडी वगैरह का, उसमें देखेंगे ठंडी गर्मी, या मतलब जब बारिश नहीं होती तब वो जमीन के अंदर रहते हैं। आप देखेंगे आपके आसपास होगा कहीं पर जहां पर मेढक पाए जाते हैं, जैसे बोलते हैं देसी मेढक, गोपाली मेढक अलग, देसी मेढक अलग, तो उनको देखेंगे जो मिट्टी के अंदर घुसे रहते हैं, वो त्वचा से अपनी सांस लेते हैं। भूमिगत मतलब भूमि पर, मतलब कि जो भूमि पर उपस्थित है, ठीक, भूमिगत मतलब जो भूमि पर उपस्थित हो फेफड़ों द्वारा। हम अभी आपको भूमिका समझा रहे हैं, जो जमीन के अंदर रहते हैं वो फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। वही मतलब कि वही जब मेढक बाहर आ जाते हैं तो फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं, जब मतलब कि भूमि के अंदर रहते हैं त्वचा के माध्यम से लेते हैं, और वही मेढक जब जल में रहते हैं तो क्लोम के माध्यम से सांस लेते हैं, मतलब गलफड़ों की सहायता से। फिर समझिए आप, मेढक हो गया, मेढक मेन मतलब इसका 3 रीजन, मतलब 3 तरीके से वो सांस ले सकता है। पहला वो है कि जब वो भूमि पर रहेगा, मतलब जमीन पर रहेगा, तब वो फेफड़ों के माध्यम से सांस लेगा। दूसरा वो है जब वो मतलब जमीन के अंदर रहेगा, मतलब जैसे मौसम बिना बारिश वाले, बारिश नहीं होती रहेगी, वो आएंगे छिप जाएंगे किसी कोने पे, जमीन के अंदर घुस जाएंगे, तो वहां पर जो वो सांस लेते हैं त्वचा के माध्यम से लेते हैं। उसके बाद देखिए, बचपन में होता नहीं था, हम लोग मतलब नहर वगैरह में, तालाब वगैरह में देखते थे, ऐसे लार्वा चलता था मेढक का। लार्वा मतलब समझ रहे हैं, ऐसे एक कई से मेढक जाता था, हम लोग को लगता था मछली है, और पकड़ के लाते ससुरी के, जियाते पता चले बड़ा होकर मेढक निकल रहा है। जियाए मछली, निकल गया मेढक। अब कहते चलो भी पकड़ लो मछली जा रही। अब हम लोग क्या करते थे, पूरा ऐसे पकड़ के लाते थे, उसे सोचते मतलब कि बचपना था ही, किसे पालेंगे, जब पालेंगे तो बड़ा होता था, मेढक निकल जाता था। मतलब कि ऐसा होता, जब वो उस टाइप के मतलब मेढक होते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो फेफड़ों के माध्यम से लेते, उसके क्लोम के माध्यम से लेते हैं, मतलब गलफड़ों की सहायता से लेते हैं। उसके बाद टेडपोल भी होते हैं, वो किसके माध्यम से लेते हैं, इसी टाइप के होते हैं, मेढक टाइप के, ठीक। अब यहाँ पर हम आएंगे स्वच्छोश्वास समझाएंगे, स्वच्छोश्वास। अब यहाँ पर क्या होता है, स्वच्छोश्वास मतलब कि सांसों का लेना और बाहर लेना, अंदर बाहर करना, श्वास को अंदर बाहर करना, मतलब अंदर लेना बाहर करना, यह प्रक्रिया स्वच्छोश्वास कहलाती है, ठीक। इसका मतलब होता है निःश्वसन और निःश्वसन, निःश्वसन का मतलब बाहर छोड़ना, निःश्वसन मतलब बाहर छोड़ना या फिर बाहर देना। यहां पर लिख सकते हो आप, बाहर छोड़ना। और निःश्वसन मतलब अंदर लेना, निःश्वसन अंदर लेना, निःश्वसन बाहर छोड़ना, ठीक। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, जैसे हम ऐसे श्वास लिए, जब श्वास लेंगे आप तो उसमें नाइट्रोजन होगा 78% होगा, और ऑक्सीजन जो होगा 21% होगा, CO2 जितना होगा 0.03% होगा। अब यहां पर आप ये समझिए कि जितना भी हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, हम एक बार में उतना ही % नाइट्रोजन अपने अंदर लेते हैं, समझ में। अब आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा जितना सारा पाया जाता है इक्के बार में हम अंदर ले लेंगे, जब इक्के बार अंदर लेंगे दूसरों का कैसे काम चलेगा। मतलब कि उसका 78% परसेंटेज में, ठीक, 78% अंदर लेते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है उसे 21% लेते हैं, जो नाइट्रोजन होता है 0.03% लेते हैं, ठीक। ये हो गया निःश्वसन। अब जब निःश्वसन समझाएंगे आपको, जब मतलब कि क्या हुआ, बाहर छोड़ना, जब बाहर छोड़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन जो होगा 78% निकलेगा, मतलब कि जितना वायुमंडल में पाया जाता है उतना ही अंदर लेते हैं, उतना ही बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन मतलब कि 17% ऑक्सीजन बाहर छोड़ते, 4% कम करके, ठीक। इसी तरह इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं, यानी 4% बढ़ा के, ठीक। इसे आप उतार लीजिए, और अगर आपके पास समय भी ना हो, बाद में उतारना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा होता है ना फोन में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए और लाइक भी कीजिए, ठीक। उतार लीजिए इसे। अब यहां पर देखेंगे आपको, इसके बाद हम बता रहे हैं श्वसन मार्ग, नासा छिद्र, ग्रसनी, स्वरतंत्र और श्वास नली, ठीक। उसके बाद फेफड़ा ये बना हुआ है आपका, यहां पर कैसे हो गया, देखिए श्वसन मार्ग का मतलब होता है, जिस मार्ग में
जिस मार्ग का अनुसरण करती हुई सांसें जाती रहती है, ऐसे मतलब जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए मतलब सांसें अंदर तक जाएं, वो हमारा क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता, मतलब कि श्वसन मार्ग कहलाता है। जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए श्वासें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, वो मार्ग हमारा श्वसन मार्ग कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर है नासा छिद्र। यहाँ पर आएंगे नासा छिद्र, मतलब ये नाक है हमारी ना, इसमें देखिए छोटे छोटे बाल लगे रहते हैं। जब सांस लेते हैं तो थोड़ी धूल कण मतलब कि क्या होती है? फंस जाती है इसमें। तो जो प्योरिटी सांस की होती है वो थोड़ा अंदर जाती है, ठीक है, हवा जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, मतलब जो हम लेते हैं मतलब ऑक्सीजन। उसके बाद ग्रसनी। ग्रसनी मतलब कि ये यहाँ पर है, अच्छा देखिए जहां मारने के बाद ऐसे लग जाए, कभी चोट दर्द करने लगता है ना, ये हमारा ग्रसनी कहलाता है। उसके अंदर जाएंगे तो ये हमारा जो मुंह है क्या कहलाता है? ग्रसनी। उसके अंदर स्वरतंत्र, ठीक, मतलब कि जहां पर पता चलता है खाना पानी दोनों साथ ले सकते हैं, वो क्या कहलाता है? स्वरतंत्र। सॉरी, जहां पर खाना पानी साथ में चला जाता है, ये तो कपाट कहलाता है, छिद्र, कपाट, स्वतंत्र, श्वास नली, ठीक। अब पहले क्या? श्वास मार्ग मतलब यहाँ गया नासा छिद्र में, नासा छिद्र के बाद यहाँ आएगा कपाट में, कपाट के बाद जाएगा कहाँ पर? स्वरतंत्र में। स्वरतंत्र मतलब जहां पर हम पानी और वो स्वरतंत्र मतलब सॉरी ग्रसनी में जहां पर पानी और भोजन दोनों साथ में ले सकते हैं, ठीक, हवा भी ले सकते हैं, मतलब खाते हैं, इधर से खाना भी खा सकते हैं, इधर से सांस भी अंदर जा सकती है, वो हमारा कहलाएगा ग्रसनी। उसके बाद स्वरतंत्र, जिसे हम कौआ बोलते हैं देसी वाली भाषा में, का ये देखो कौआ, इधर दाब लोगे तो आवाजें नहीं निकल पाएगी, ये हमारा स्वरतंत्र कहलाता है। श्वास नली मतलब एक नली होती है जैसे यहाँ पर, मतलब इसके बाद देखिएगा श्वास नली, यहाँ पर श्वास नली आएगी यहाँ पर, इसके बाद जो यहाँ नीचे इसके जाएगा थोड़ा सा और, वो क्या कहलाएगा? ट्रिकिया, ठीक। ट्रिकिया के बाद आएंगे ये फेफड़ा है हमारा, यहाँ पर ब्रोनकाई, ये पूरा ब्रोनकाई कहलाता है, ये पूरा ब्रोनकाई कहलाता है, ठीक। यहाँ पर जो होता है एल्वेली है, ये जिस श्वास नली से जुड़ी हुई रहती है, ठीक। यहाँ पर एक दोहरी झिल्ली से फेफड़ा हमारा सुरक्षित रहता है, मतलब ढका हुआ रहता है, इस झिल्ली को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से। श्वसन मार्ग, जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए सांसें हमारे शरीर में जाती हैं, हमारी बॉडी में जाती हैं, फेफड़े तक जाती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है, श्वसन मार्ग कहलाता है। उसके बाद नासा छिद्र, मतलब कि ये नाक है, मुंह है, श्वास छिद्र मतलब जिस तरह से मतलब सांसें जिधर से प्रवेश करते हैं उसे नासा छिद्र बोलते हैं। उसके बाद है ग्रसनी। ग्रसनी अंदर से, जिधर से हम खाना भी खा सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं, हवा भी ले सकते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? ग्रसनी। उसके बाद स्वरतंत्र, लेरिंग्स, ठीक। लेरिंग्स मतलब कि ये कौआ जिसे हम बोलते हैं, ये जो निकला हुआ उभरा हुआ सिरा है वो हमारा स्वरतंत्र कहलाता है। उसके बाद श्वास नली मतलब जिस नली के माध्यम से फेफड़े तक ऑक्सीजन जाता है वो हमारा श्वास नली कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ट्रिकिया हो गया, ब्रोनकाई हो गया, ब्रोनकाई इधर भी होगा, इधर भी होगा, ये भी होगा एल्वेली, ठीक। उसके बाद प्लूरा मेम्ब्रेन, यहाँ पर हम सांस लेंगे आएगा। उसके बाद देखिएगा डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहता है कि जब आप सांस लेने तो आप ऐसे, ये ससुरा यहाँ तक सांस पहुंच गई, उसके बाद अब फेफड़े में इतनी ताकत नहीं रहती कि सांस को बाहर निकाल सके, 75% सांस को बाहर निकालने का काम हमारा डायाफ्राम करता है। जब ससुरा सांस लेते हैं तो डायाफ्राम ऐसे पचक जाता है, मतलब कि ऐसे है, जब सांस लेंगे तो डायाफ्राम ऐसे पचक जाएगा। उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे तो डायाफ्राम वैसे जोर लगाएगा और फेफड़ों कहेगा निकाल, में निकाल, फेफड़ा निकालेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब कि फेफड़े में इतनी दम नहीं रहती को तो आपका मतलब कि श्वास जो अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल। उसके बाद आपको किसकी मदद पड़ती है? डायाफ्राम की। अब दूसरा होता क्या है, ये तो मसल्स की बनी होती है, मांसपेशियों की, मतलब ये जो होता है मांस वगैरह से मांसपेशियों से बनी होती है हमारी जो डायाफ्राम है, ठीक, उसमें हड्डी नहीं रहती। अब क्या होता क्या, कभी कोई ऐसे देखते हैं ना आप, लड़ने के बाद ससुरा ना गोड़ टूटा ना हाथ टूटा आदमी, या राम नाम सत्य, मतलब कि वहां पर उसके जब भी यहाँ पर चोट लगती है तो उसका डायाफ्राम खराब हो जाता है। डायाफ्राम खराब होने का मतलब डायाफ्राम टूट जाता है। दूसरा टूट ही जाएगा तो सांस कैसे लेगा? अब फेफड़ों का कभी आ गया डायाफ्राम। अब डायाफ्राम का मतलब डायाफ्राम तो समझिए, होता नहीं कभी कभी एक्सीडेंट कुछ हो जाते हैं जहां पर ना आदमी की चोट लगती है ना घाव, कहते भाई साहब बहुत अच्छा आदमी था, जा रहा था रास्ते में, ना तो उसको चोट लगी ना तो खून बहा ना सर फटा, सीधे टिनिंग गया मतलब कि खत्म हो गया। तो वहां पर क्या हुआ, डायाफ्राम का बहुत बड़ा वो था, डायाफ्राम खराब, अब सांस ले भी लोगे आप बाहर निकालेगा कौन? तो उसमें क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी आदमी की। इसके बाद हम देखेंगे आपको यहाँ पर देखिए, ये हम श्वास नली बनाए हुए हैं, यहाँ पर है एपिग्लोट्स है, यहाँ पर एक तरफ एक नली बनी हुई है एयर की, ये हमारी नली है एयर की और ये हमारी नली है फूड की।
अब होता क्या है, कभी कभी खाना खाते रहते हैं, जाए कोई और छेद में, चला जाए कोई और छेद में, समझ रहे हैं मेरी मतलब कि एपिग्लोटिस में होता क्या है कि आप खाना खाए, खाना खाने मतलब इस नली में खाना भी खाए, इस नली से सांस भी आ रही है, अब खाना भी आ रहा है, सांस भी आ रहा है, अब मतलब कि जो हवा आप अंदर लिए, अब ऑक्सीजन जाना है यहाँ पर इधर, और कभी कभी इधर चला जाता है, खाना खा रहे हैं, खाना जाना चाहिए इधर, कभी कभी इधर। अब सोचिए पहले, इसे कंट्रोल कौन करता होगा? आप कहेंगे फेफड़े, नहीं, फेफड़े नहीं कंट्रोल करते, इसे करते हैं हमारा ब्रेन। कभी कभी ऐसे सोचिए, कहते हैं कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है, अबे याद करने का हिचकी का संपर्क है? भाई याद करने से हिचकी आएगी तो ससुरा एपिग्लोटिस इस फेफड़ा फड़ा काम है क्या रह जाएगा? याद करो, हिचकी लो, हिचकी दो, याद करो, ऐसा कोई कुछ मैटर नहीं होता। समझिए, जब आप कभी किसी को मतलब सोच रहे हैं किसी भी बारे में, ऐसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सोच रहे हैं खाना खा रहे हो, खाना खाई कि नहीं खाई, अब सोचे रहे हैं, खाना जा रहा है अंदर, अब एपिग्लोटिस तक पहुंचा तो साला एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है, अबे भेजना कौन है, मैं सांस वाली नली में कि खाना वाली नली में? अब कहता है ब्रेन में, बताओ बताओ ब्रेन चच्चा, सोच रहे हैं भाई साहब वो खाना खाई कि नहीं खाई, वो खाना खाया कि नहीं खाया, वो क्या कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, ये कर रहा होगा, और तब तक कहता जा ससुरा जन्म जा तो जाए, तो तुरंत है एपिग्लोटिस भेज देता है सांस वाली उसमें, सांस वाली नली में खाना को, भोजन का एक टुकड़ा जब बीच में जाता है इस ससुरा चौंक जाता है, फेफड़वा इक्का आने लगा, वो कहे जोर लगा बे जोर लगा, हिचकी आना चालू, वहीं पर हिचकी आना चालू हो जाती है। अबे यार भाई साहब, अब ब्रेन का सबसे बड़ा यहाँ पर योगदान ब्रेन का, अब ब्रेन सोच कुछ और रहा है, एपिग्लोटिस को पता ही नहीं चला कि भेजना कहाँ है, भेजना चाहिए भोजन वाले में भेज दिया, उसमें ऑक्सीजन वाले में नली में, एयर वाली नली में। अब जब एयर वाली नली में देखेगा भाई साहब, फेफड़ा देख रहा, अरे साला आना चाहिए हमारे एरिया में श्वास, आ क्या गया भोजन का टुकड़ा, मार मार साले भगाओ भगाओ, अब तो कह रहा हिचकी आना चालू हो जाती है। अब आपको लगता है कि हमको कोई याद कर रहा है, इतनी खुशकिस्मत हो नहीं आपको किसी को याद, मतलब कि आपको कोई याद करे, आप किसी को याद कर रहे थे तब आपको हिचकी आई, ना कि आपको कोई याद कर रहा था तब आपको हिचकी आई। समझ में आया? आप किसी को याद कर रहे थे, ब्रेन तुम्हारा वहां पर था, उसके बारे में सोच रहा था, उसके बाद आप समझिए आप बैठे हुए भोजन करते हुए घर वालों के सामने बढ़िया से भोजन कर रहे हैं, अब मान लो रास्ते में कोई दिखी थी, आप उससे बात किए थे, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, यार वैसे ऐसे बोली है, अब भोजन गया, चावल खाए हो और जा रहा है एपिग्लोटिस पास पहुंचा, एपिग्लोटिस कंफ्यूज, अबे यार ब्रेन चच्चा बताओ किधर भेजना है, ब्रेन चच्चा कह रुको यार हम सोच रहे हैं उसके बारे में, सोचते सोचते तो एपिग्लोटिस गुस्सा आ जाएगा, कहते जाने दो जिधर जा रहा, जाने को भोजन नली में चला जाएगा, एयर वाली नली में, एयर वाली नली में जाते मान गुस्सा कौन होंगे? फेफड़ा, अबे साला हमारे अंदर आना चाहिए ऑक्सीजन, ये आ क्या रहा है, आना चाहिए हवा, आ क्या रहा है भोजन का टुकड़ा, तुरंत वो इन सबको बोलेगा, मतलब कि एलवाइली को डायफ्राम को ये जोर लगाएंगे तो ऊपर आएगा भोजन, जब भोजन ऊपर आएगा कहां से, यहां तक एपिग्लोटिस को ऊपर आएगा तो यहां पर हिचकी आना चालू, क्योंकि सॉरी यहां पर इधर से आएगा, एपिग्लोटिस तक आएगा, फिर यहां पर आते ही जैसे ही आएगा हिचकी आएगी, एपिग्लोटिस हटेगा, फिर भोजन टुकड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहां से भोजन वाली नली में आएगा। मतलब कि आप समझ लीजिए हिचकी आने का रीजन कोई याद करना नहीं है, यहाँ पर ये वाला सिस्टम है, ठीक नहीं? आप सोच रहे हैं हमें कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है, ठीक। अब भाई साहब शायरी भी बना देते हैं, ढेर सारे लोग हैं कहते हैं कोई किसी को, मतलब जब होता नहीं कोई किसी को गाली दे रहा होगा, साला हिचकी आ रही, कोई हमको गाली दे रहा हो, कोई हमको याद कर रहा हो, ये दुनिया भर का है। बाकी हिचकी आने का मेन रीजन ये है, इसे आप अच्छे समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक। लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों तक जितना ज्यादा शेयर कर पाए इस वीडियो को उतना करिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सहयोग चाहिए आपका। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक। इसे उतार लीजिए, उसके बाद हम आपको एक इसके आगे भी थोड़ा बता देते हैं। अब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे इसका मतलब फेफड़े का जो मेन फंक्शन होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है, कहाँ पर हीमोग्लोबिन वगैरह सिस्टम होता है, ये होता है। तो और देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे ना मजा नहीं आएगा, मतलब कि आधा अधूरा ज्ञान लेने से कोई मतलब है नहीं। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद जो आपको नहीं समझ में आता कमेंट करके बताइए कि सर ये लाइन इतने मिनट पे नहीं समझ में आया, ठीक। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ पहले आप कमेंट करके तो बताइए आपको अच्छी क्लास लग रही है, तब भी आपको कोई डाउट है तब भी, ठीक। और लाइक शेयर तो बनता ही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लिए क्या, श्वास। अब इसमें से भाई साहब बाहर से सांस लिए, यहाँ पे आया, ठीक, सांस आया, इसके बाद यहाँ आया, यहाँ पर गया क्या, एल्वेली के पास, यहाँ मतलब एल्वेली के पास। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन आया,
अब ऑक्सीजन लेने के बाद यहाँ पर पूरे में बढ़ता है, फिर उसके बाद ये डायफ्राम धक्का देता है, फिर यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर जाता है। पहले समझिए मेरे बात, यहाँ पर अब आप ही समझिए, यहाँ से फेफड़े उपड़े में सकल ब्लड तो रहता ही है। ब्लड जब रहेगा, ब्लड रहेगा तो उसके बाद ब्लड रहेगा तो उसमें हीमोग्लोबिन रहेगा, हीमोग्लोबिन Hb, ठीक। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, ब्लड मतलब खून का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन आया यहाँ पर, हीमोग्लोबिन यहाँ टहल रहा है इसके अंदर ससुरा का गार्डी करते हुए। अब यहाँ से घचाक से सांस लिए, सांस आई इसे, अब यहाँ पर गया एल्वेली के पास, अब यहाँ पर गया, ऐसा ससुरा ताक रहा है, हीमोग्लोबिन हुआ, हीमोग्लोबिन ताक रहा है, आया आया आया, ससुरा ऑक्सीजन आया, इसे घचाक से पकड़ लेगा, घचाक से पकड़ने के बाद ले जाएगा पूरे शरीर में बांटेगा, शरीर में लो तुम लो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। अब वहां से ऑक्सीजन देते मां इसे खचाक से पूरा जितना कार्बन डाइऑक्साइड है ना खींच लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये खींचने के बाद यहाँ से फिर लेकर आएगा, फिर यहाँ पर देगा इसको। जब कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पर आएगा शरीर से होते हुए, जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा डायफ्राम को कहकर धक्का मारो, डायफ्राम में धक्का देगा, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे। समझ में आया? यही प्रोसेस चलता रहता। फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से सांस लेते हैं और जल्दी है सांस यहाँ से गया ऑक्सीजन, यहाँ पर गया, ये सबके पास गया। अब यहाँ से थोड़ा हीमोग्लोबिन टहलता रहता है, कहता है फिर आ गया, फिर लिया, फिर हीमोग्लोबिन को लेने के बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा, बटोरेगा, फिर पूरे बॉडी में उसका परिसंचरण करके यहाँ भी भाई साहब सगल अगर जहां जहां ब्लड बह रहा है वहां पर हीमोग्लोबिन होगा ही। अब हीमोग्लोबिन गया यहाँ पर पहुंचाया और यहाँ से जितनी भी अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसे अपने तरफ लेकर कहेगा चल ससुरा बाहर छोड़ के आते हैं, लेकर आएगा फेफड़े में, फेफड़ा बाहर अंदर करोगे, यही प्रोसेस चलता रहता। समझ में आया? यहाँ पर डायफ्राम इसकी मदद करेगा। उसके बाद अब समझिए हीमोग्लोबिन और यहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत, अब हीमोग्लोबिन को समझिए, हीमोग्लोबिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को बटोर रहा है। ऑक्सीजन को बटोरने के बाद ले जाकर पूरे बॉडी के हर एक पार्ट में देगा, लो तुम लो ऑक्सीजन, सभी अंगों को ऑक्सीजन मिल गया। अब ऑक्सीजन मिलने के बाद वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बटोर के लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बटोर के लाएगा, उसे फिर घचाक से मुंह से बाहर कर देगा। समझ में आया? अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब ऐसे समझिए, कभी कहीं बारात गए होंगे, बारात तो जाना ही है, वो तो तय है, पूड़ी प्लस और कुछ, तो बारात जाना है। तो बारात जाने के बाद आप देखेंगे वहां पर एक कभी भी जैसे गोला पटाखा वगैरह छूटता है ना, तो उसका जो धुआं होता है वो जैसे ही हमारे यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर जैसे ना आया, अब धुआं एंट्री किया है, यहाँ आया, इसमें मिला, तुरंत हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के तुम्हें ये क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है सबसे ज्यादा इसे मोहब्बत किससे है, हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से। वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कहेगा ससुरा तुमको बाद में ले जाएंगे, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से ले जाएंगे, लेकर आएगा पूरे शरीर में, देखा लो 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 आ गया, नया ब्रांडेड आया, नया वर्जन आया। अब भाई सब कहेंगे तेरी नया, और जितने पाएगा उतने जाकर ले जाकर छोड़ता रहेगा। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाती है हमारे शरीर में, उसकी मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, तो आदमी बेहोश होने लगता है। कहते नहीं है अबे यार देखो बेहोश हो गया, भाई साहब बेहोश हुआ मतलब कि समझ रहे उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। अब कभी भी आप बीड़ी उड़ी कोई पीता रहेगा ना तो ज्यादा ही मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन पहुंचवाएगा पूरे शरीर में, क्योंकि धुआं उसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब उसको मोहब्बत ज्यादा है, किसको, हीमोग्लोबिन को मोहब्बत किससे ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। कभी भी प्रदूषण वगैरह होगा, अब जब लेगा ऐसे गया, यहाँ पर फेफड़े के नली तक पहुंचा, फेफड़े के नली तक यहाँ जैसे ट्रिकिया तक पहुंचा, उसके बाद यहाँ तक आया एल्वेली के पास, वहां पर हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट करेगा, ले जाएगा पूरे शरीर बांटेगा, लो तुम लो। तो यहाँ पर होता क्या है, इसके साथ हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी पहुंचाता है तो आदमी बेहोश होने लगता है। ठीक, अब जब इसके बाद इसी तरह इसके आगे होता क्या है, अभी देखें, इसे पहले बना लीजिए, समझना चाहते हो अपने उतार बता दिए। ऑक्सीजन और CO, मतलब कि ऑक्सीजन और CO कहते नहीं है, मतलब कि हीमोग्लोबिन को जो मोहब्बत थी किससे, ऑक्सीजन से कम, और कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब मोनोकार्बन नाइट्रेट। कहते हैं प्यार में पहला चित्र तभी होता है जब गर्लफ्रेंड अपने से ज्यादा खूबसूरत सहेली से मिला देती है, तो सर कहते हैं छोड़ो उसको लो। यहाँ पर यही सिस्टम यहाँ भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अट्रैक्ट कर लिया हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन छोड़ दिया। अब देखिए कैसे पूरे बॉडी में मतलब कि पूरा सिस्टम होता है, ऑक्सीजन लिए पूरे बॉडी में पहुंचाए, उसके बाद फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा किए। अब कभी आप धुएं वगैरह में चले गए, इसलिए बोला जाता है धुएं वगैरह में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब जब भी आप धुएं के एरिया में जाएंगे वहां पर आपके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी। ठीक, जब अब सपोज दैट आप मान लीजिए आप धुएं वगैरह में गए और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर गया और ऑक्सीजन भी जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जा रहा है, लेकिन उसको मोहब्बत किससे, हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा है, और यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन से कम है। तो उसके बाद जब कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाता है यहाँ तक एल्वेली तक पहुंचा दिए,
अब यहाँ तक गया। इसके बाद इसका पूरा काम होता है किसका, हीमोग्लोबिन। यहाँ पर फेफड़े में पहुंचने के बाद इसका पूरा प्रोसेस हो जाता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन ले जाता है पूरे बॉडी पहुंचाता है लो तुम लो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मान लीजिए अब यहाँ पर पहुंचाया, यहाँ पर तो हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाए थे आपको, नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके सेल वाला पार्ट पढ़िए दोनों, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए। अब यहाँ पर गया, कोशिका में जाने के बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में केप्स चक्र चलता है, केप्स चक्र चलने के बाद वहां पर ऑक्सीजन निकलता है, उसके बाद जो कार्बन होता है उसे फिर उसी माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से फेफड़े तक पहुंचा दिया जाता है। कहां तक, एल्वेली तक। फिर एल्वेली का काम होता है डायफ्राम की सहायता से उसे बाहर निकालना, बाहर निकल गया। समझ में आया, ये था ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक, फिर समझा रहे हैं, अगर आप ऑक्सीजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा कोशिकाओं तक, कोशिकाओं में बताए थे कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया वाला सिस्टम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे ऊर्जा का गृह कहते हैं। अब ऊर्जा में मतलब वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में केप्स चक्र चलेगा, केप्स चक्र में ऑक्सीजन का मतलब संग्रहित कर लिया जाता है, ऑक्सीजन को ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है। उसके बाद जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कार्बन होते हैं, कार्बन को बाहर लेकर आएगा कौन, हीमोग्लोबिन अपने साथ लेकर आएगा, यहां तक एल्वेली तक पहुंचाएगा। फिर एल्वेली डायफ्राम सहायता से बाहर करेगी तो कार्बन सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक, ये था पूरा प्रोसेस श्वसन तंत्र का। इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ, इसमें समझा दे रहे हैं आपको। यहां पर होता क्या है कि जो एक मतलब कि अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मतलब कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन या फिर हीमोग्लोबिन सहायता से कार्बन या फिर कार्बन माने या फिर ऑक्सीजन जाता है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब केप्स चक्र चलता है तो उसके उपरांत उसके बाद में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के बाद जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो फिर आता है यहाँ पर, फिर लंग्स उसे बाहर निकाल देता है। ठीक, एक स्वस्थ मनुष्य की, एक जो स्वस्थ मनुष्य है वो एक बार में 5 ml सांस लेता है। 5 ml सांस मतलब यहाँ पर कोई बोतल नहीं दिखाते हैं, बोतल दिए, उसके बाद मतलब बोतल हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो शायद 1 लीटर का बोतल है, लेकिन जो वो 500 ml का बोतल होगा, छोटा वाला होता है, पेप्सी वाला आधा लीटर जिसे बोलते हैं, या फिर कोई भी बोतल हो जो आधा लीटर, 500 ml में हम एक बार में 500 ml सांस अंदर ले सकते हैं। कितने, 500 ml सांस। लेकिन जो लंग की कैपेसिटी है वो 600 ml है, मतलब 600 ml। इधर कहते हैं सीना फुलाओ तो आप लेते हैं सांस, फूल जाता है सीना। वहां पर होता क्या है, 500 ml सांस हम अंदर ले सकते हैं। ठीक, जितना भी एक बोतल में 500 ml बोतल में हवा भरने पर आ जाता है उतना हम अपने हमारी लंग्स की मतलब लंग्स में आ जाता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी 100 ml ज्यादा है। ठीक, उसके बाद हम आपको ये समझाएंगे कि जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका औसत सांस लेने का यानी 16 से 17 बार, एक बार में 16 मतलब कि औसत जो उसका श्वास लेने के वो है 16 से 17 बार 1 मिनट में ले सकता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो 25 बार लेते हैं। कितने, जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे, उनके साथ छोटे वही होता है, जैसे दुख फेफड़ा होता है तो सांसिया भी ज्यादा बार लेंगे। ठीक, अब हम आपको ये समझाएंगे, कभी भी जब पर्वत पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही वो अपने पीछे सिलेंडर लिए रहते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा मिलाई हुई रहती है। ठीक, जब समुद्र पे जाते पर्वत पे जाते हैं तो, अब जब समुद्र में जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिला हुआ रहता है। ठीक, मतलब ऑक्सीजन साथ नाइट्रोजन। लेकिन जब यही व्यक्ति समुद्र में 300 फीट के अंदर जाएगा, 300 फीट के अंदर, जब 300 फीट के अंदर जाएगा तो वहां पर, अब यहां पर देखिएगा, जब ये 300 फीट के अंदर मतलब जब भी कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर 300 फीट के अंदर जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण कर दिया जाता है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे सर ऑक्सीजन अकेले क्यों नहीं भर दिया जाता, आपको यही बताओगे, लेकिन मैं भी कह रहा हूं जो हम भी सांस लेते हैं वो प्योरिटी ऑक्सीजन, पूरा शुद्ध ऑक्सीजन नहीं जाता है, उसमें 78% नाइट्रोजन जाता है। इसके पहले हम बताए हैं, क्योंकि हमारा जो मतलब फेफड़ा है शुद्ध ऑक्सीजन उसमें क्षमने की मतलब कि उसमें क्षमता नहीं है कि सह ले शुद्ध ऑक्सीजन। ठीक, इसी तरह यहां पर हम देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है तो 1 मिनट में 16 बार सांस लेगा। और उसके बाद अगर जाग रहा है, सो रहा है तो 12 बार, सो रहा है तो 12 बार, जग रहा है तो 16 बार सांस लेगा। ठीक, उसके बाद आप सुने होंगे आईसीयू, हॉस्पिटल में आईसीयू वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं। अब वहां पर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सीरियस हो जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचता है। अब वहां पर उसको और ज्यादा सीरियस हो गया तो उसे बोल दिया जाएगा कि आप आईसीयू में। आईसीयू में वहां पर हमेशा एक नर्स, एक वार्ड मिलेंगे, लेकिन नॉर्मल में नहीं रहते, मतलब कि जनरल में। अब वहां पर आप गए, आपको कम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, आपको वो लगा दिया जाता है मास्क टाइप का, आप उससे सांस ले रहे हैं। अगर आप ज्यादा ही सीरियस हो गए तो आपका सांस ले नहीं पा रहे, आपका फेफड़ा काम नहीं कर रहा, तो उसमें अच्छा नली डाल के लगा दिया जाता है, वो पंप करता रहता है। ठीक,
जिससे क्या होता है आदमी सांस बहुत ज्यादा कंडीशन सीरियस हो गई तभी जाता है, यहाँ पर उसे ही बोलते हैं वेंटिलेटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को अच्छे समझ में आया, अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आया है तो आप उस वीडियो के लिंक उठाइए और दबा दीजिए पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप, आप जो भी चलाते हैं सोशल प्लेटफॉर्म, अपने दोस्तों तक, जितने भी आपके कंटेक्ट लिस्ट में जितने भी व्हाट्सएप पर हैं सबके पास शेयर कीजिए, ठीक। और कमेंट करिए, एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार कमेंट करिए, लेकिन कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए, ठीक। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।